नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जबकि किसी बेहद समझदार इंसान की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता? खैर, ये कोई जादू या जन्मजात प्रतिभा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक कौशल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है। आज की इस चर्चा में हम शक्तिशाली संवाद के इसी मनोविज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे संवाद के भ्रम से, फिर जानेंगे वास्तविक अधिकार कैसे विकसित करें, प्रभाव डालने की प्रणाली क्या है, मौन की कितनी बड़ी शक्ति होती है, और अंत में समझेंगे महारत हासिल करने की मानसिकता को। आइए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, संवाद का भ्रम। और आखिर क्यों केवल शब्द काफी नहीं होते? हम दफ्तरों या बैठकों में अक्सर एक अजीब सी बात देखते हैं। बेहद ज्ञानी लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कम जानकारी वाले लोग आसानी से सम्मान पा लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही कड़वे सच में छिपा है, और वो है 10%। जी हाँ, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सही शब्द चुनना सबसे अहम है, लेकिन संवाद का विज्ञान कहता है कि किसी भी बातचीत में जो शब्द मुंह से निकलते हैं, उनका असल प्रभाव 10% से भी कम होता है ना हैरान करने वाली बात? अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारा इंसानी दिमाग बाकी के 90% हिस्से को कैसे प्रोसेस करता है। ये बचा हुआ 90% हिस्सा पूरी तरह से मनोविज्ञान, रणनीति और गैर मौखिक संवाद यानी हमारी नॉन वर्बल स्ट्रैटेजी पर टिका होता है। हमारा शरीर, हमारी आवाज़ का लहजा और आत्मविश्वास ये चीज़ें तय करती हैं कि कोई बात कितनी गहराई तक जाएगी। कुल मिलाकर प्रभाव पैदा करना केवल शब्दों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से मनोविज्ञान का खेल है। यहीं पर पहली छाप या फर्स्ट इंप्रेशन का न्यूरोसाइंस समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसे थिन स्लाइस जजमेंट्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जो महज 3 सेकंड के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड में एक बहुत ही छोटी सी जानकारी के आधार पर सामने वाले के चरित्र की सटीक भविष्यवाणी कर देता है। खड़े होने का तरीका, आंखों का संपर्क और आवाज का लहजा, ये सब तुरंत दिमाग को सिग्नल देते हैं कि सामने वाले पर भरोसा किया जाए या नहीं। लेकिन अनजाने में अक्सर कुछ ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं जो इस प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। इनमें इन्फॉर्मेशन डंपिंग यानी एक ही बार में बहुत सारी जानकारी थोप देना सबसे आम है, जिससे सुनने वाले के दिमाग पर बोझ पड़ता है। एक और बड़ी गलती है हर बात के लिए स्वीकृति की चाह रखना या अप्रूवल मांगना। ये कमरे में बैठे बाकी लोगों को सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि इस इंसान में आत्मविश्वास की भारी कमी है। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वास्तविक अधिकार विकसित करना, जिसे हम संवाद का आंतरिक खेल भी कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। अक्सर लगता है कि अपना दबदबा बनाने के लिए सबसे जोर से बोलना पड़ता है या आक्रामक दिखना पड़ता है। हमारी इंसानी प्रवृत्तियां कई बार ये धोखा देती हैं कि आक्रामकता ही ताकत है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सच्ची अथॉरिटी या वास्तविक अधिकार शांत रहने, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और यहाँ तक कि अपनी कमियों को स्मार्ट तरीके से स्वीकार करने में है। सच तो यह है कि जो इंसान शांत है वही वास्तव में स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। और यहीं पर आत्मविश्वास का फॉर्मूला काम आता है। अटूट आत्मविश्वास बाहरी परिणामों या दूसरों की तारीफों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये निरंतर तैयारी और प्रक्रिया पर भरोसा करने से आता है। जब आत्मविश्वास प्रक्रिया आधारित होता है तो वो किसी भी मुश्किल स्थिति में डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियाद इंसान की अपनी ठोस तैयारी और लचीलेपन पर टिकी होती है। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, प्रभाव डालने की प्रणाली। इसका मूल मंत्र है मार्गदर्शन करना, किसी को मजबूर करना नहीं। दूसरों को प्रभावित करने का ये बाहरी खेल किसी तरह की चालाकी या हेरफेर करने से बिल्कुल अलग है। ये तो एक गहरा भावनात्मक तालमेल बनाने के बारे में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसानी दिमाग पहले भावनात्मक रूप से निर्णय लेता है और उसके बाद तर्कों से उसे सही ठहराता है। लोगों को सिर्फ तर्कों के भारी भरकम बोझ तले दबाने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक भावनाएं नहीं जुड़ती, तब तक बेहतरीन तर्क भी बेअसर ही रहते हैं। तो इस नैतिक प्रणाली के 4 मुख्य कदम क्या हैं? सबसे पहले दूसरों की मुख्य प्रेरणाओं को समझना। दूसरा, उनके साथ एक वास्तविक और गहरा तालमेल बनाना। तीसरा कदम है रणनीतिक कहानियों का इस्तेमाल करना, क्योंकि कहानियां जटिल से जटिल विचारों को भी बेहद यादगार और व्यवहारिक बना देती हैं।
और अंत में किसी भी तरह के प्रतिरोध या आपत्ति के उठने से पहले ही उसे समझकर सुलझा लेना। जब इस ढांचे पर चला जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से बातों से सहमत होने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे स्तंभ की ओर, जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, मौन की शक्ति, यानी हमारी अनकही रणनीति। अक्सर हम देखते हैं कि बातचीत के बीच आने वाले सन्नाटे से लोग घबराने लगते हैं और हर खाली सेकंड को शब्दों से भरने की कोशिश करते हैं। पर सच तो ये है कि बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक माहिर वक्ता मौन का बहुत ही रणनीतिक इस्तेमाल करता है, तनाव कम करने के लिए, किसी अहम बात का वजन बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए। सही समय पर साधी गई एक छोटी सी चुप्पी शब्दों को पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। इसके साथ ही सामाजिक अंशांकन या सोशल कैलिब्रेशन की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी माहौल के उन अलिखित नियमों को सटीकता से पढ़ने की क्षमता है, ताकि अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना संवाद शैली को ढाला जा सके। मिसाल के तौर पर, जिस लहजे में हम सहकर्मी से बात करते हैं, ठीक उसी लहजे में औपचारिक नेतृत्व या बॉस से बात करना अक्सर घर्षण पैदा कर सकता है और हमारा प्रभाव कम कर सकता है। इस अंतर को समझने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति के बीच का फर्क देखना होगा। जहां औपचारिक शक्ति संरचना, दक्षता और परिणामों की मांग करती है, वहीं अनौपचारिक शक्ति पूरी तरह से संबंधों, धैर्य और सहयोग पर टिकी होती है। एक माहिर कम्युनिकेटर इस बात को बखूबी समझता है और माहौल के अनुसार खुद को तुरंत ढाल लेता है। और अब हम अपने अंतिम स्तंभ पर पहुंच गए हैं, महारत की मानसिकता। ये छोटी मोटी युक्तियों से कहीं ऊपर एक स्थायी प्रणाली के बारे में है। देखा जाए तो बेहतरीन संवाद कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चाल नहीं है। ये तो जीवन भर सही आदतें बनाने की एक ठोस प्रणाली है। और ये प्रणाली सबसे ज्यादा तब काम आती है जब बातचीत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। संकट के समय इंसान की फितरत आरोप लगाने की होती है, लेकिन अगर हम इस ढांचे का उपयोग करें तो भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तथ्यों और व्याख्याओं को अलग अलग देख सकते हैं और आरोप लगाने की बजाय मिलकर समाधान खोजने की दिशा में बढ़ सकते हैं। जैसा कि इस उद्धरण में कहा गया है, असली महारत अपनी अवलोकन क्षमताओं को विकसित करने और अपने संवाद के अनुभवों का लगातार विश्लेषण करने से आती है। लगातार जानबूझकर अभ्यास करना, दूसरों से फीडबैक मांगना और अलग अलग क्षेत्रों से सीखते रहना, बिल्कुल यही वो चीजें हैं जो एक साधारण वक्ता और एक ऐसे व्यक्ति के बीच की लकीर खींचती हैं जो पूरे कमरे को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना जरूरी हो जाता है। क्या भविष्य में होने वाली अगली बातचीत महज एक अनियंत्रित भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी, या फिर एक सोच समझकर तैयार किया गया रणनीतिक निर्माण? हर बातचीत अपना प्रभाव छोड़ने का एक सुनहरा मौका होती है, और ये चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि आज समझे गए इस मनोविज्ञान को कितने अच्छे से अपनाया जाता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।